एपिसोड 524। क्या तुम इसकी माँ हो? मैं एलेक्जेंडर से मिलने घर जा रही हूँ, यह कहकर अनिका ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। मगर अनिका ने रोहित को फ़ोन पर यह नहीं बताया था कि आखिर डीएनए टेस्ट रिजल्ट मैच हो रहे थे या नहीं। रोहित के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। वह जल्द से जल्द जानना चाहता था कि आखिर एलेक्जेंडर को जन्म देने वाली माँ अनिका थी या रश्मि। मगर अनिका ने इस बात का खुलासा करने से पहले ही फ़ोन काट दिया। रोहित से अब यह सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी अचानक रोहित की नज़र टेबल पर बैठे एलेक्जेंडर पर पड़ी। एलेक्जेंडर, जो अब तक पूरी केक ख़त्म कर चुका था, उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई चम्मच जोर से टेबल पर फेंकी। एलेक्जेंडर के तेवर देखकर रोहित का सर चकराने लगा था। रोहित नहीं चाहता था कि एलेक्जेंडर अनिका के सामने भी इतना रूड बिहेव करे, क्योंकि अगर एलेक्जेंडर और अनिका के बीच में कोई भी कड़वाहट आई तो यह उसके लिए फ्यूचर में मुसीबत बना सकती है, खासकर तब अगर एलेक्जेंडर रेशमी का बेटा होता। मगर रोहित जानता था कि एलेक्जेंडर इतनी आसानी से मान जाने वाला बच्चा में से नहीं था। रोहित एलेक्जेंडर के पास बैठकर धीमी आवाज़ में एलेक्जेंडर से कहा, देखो, अभी एक आंटी आएगी यहाँ तुम्हें मिलने। वह बहुत अच्छी है, काफ़ी पढ़ी लिखी है। उनके साथ तुम ज़रा अच्छी तरह से पेश आना। रोहित की आवाज़ सुनकर एलेक्जेंडर अपनी आंखें छोटी करके रोहित को देखने लगा। एलेक्जेंडर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एलेक्जेंडर को रोहित में कोई दिमाग खराब नज़र आ रही थी। एलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर अपने आप को देखते हुए कहा, मुझे देखकर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं लोगों के साथ अच्छी तरह से बात नहीं करता हूँ? रोहित के पास एलेक्जेंडर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। रोहित ने टॉपिक बदलते हुए एलेक्जेंडर से कहा, ठीक है, मगर तुम ज़रा सॉफ्टली बात करना, जैसे तुम्हारी उम्र के बच्चे करते हैं। एलेक्जेंडर ने पलट कर जवाब देते हुए कहा, आप चाहते हैं कि मैं बेवकूफ़ की तरह बात करूं? क्योंकि मेरी उम्र के बच्चे तो ज़्यादातर बेवकूफ़ी वाले ही बात करते हैं। मगर माफ़ कीजिएगा, मैं इस तरह बात नहीं कर सकता। कभी कभी एलेक्जेंडर की ओर देखकर रोहित को मन होता है कि वह उस बच्चे को उसी तरह डांट फटकार लगाए जिस तरह बचपन में शरारत करने पर वह आर्यन को फटकार लगाया करते थे। मगर वह जानता था कि आर्यन और एलेक्जेंडर में काफ़ी फर्क था। आर्यन को डांट पड़ते ही वह अपनी गलती मानकर अपने आप सही रास्ते पर लौट आता था। नन्ही सी रिया भी काफ़ी शरारती थी, मगर कभी भी उसने शरारत करने में दूसरों की डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी। मगर सामने बैठे एलेक्जेंडर की ओर देखकर रोहित को यह भरोसा नहीं होता था कि जो आर्यन और रिया को देखकर होता था। मगर अब रोहित यह बात भी अच्छी तरह समझ चुका था कि एलेक्जेंडर को ज़्यादा समझाने का फ़ायदा नहीं था। अगर उसका मूड और ख़राब हुआ तो हो सकता है कि वह रोहित का गुस्सा अनिका पर उतारे, जो रोहित कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोहित ने टेबल पर पड़ी चम्मच की ओर देखकर नौकर को बुलाकर टेबल साफ करने को कहा। जब नौकर एक साफ कपड़े से टेबल पोंछने लगा तो एलेक्जेंडर ने अपने पांव पटकते हुए नौकर से कहा, अगर मेरा दोस्त टॉमी यहाँ होता तो तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं होती। वह अपनी ज़बान से ही सब कुछ साफ कर लेता। एलेक्जेंडर की बात सुनकर नौकर चौंक कर एलेक्जेंडर की ओर देखने लगा। वह सोच में पड़ गया था कि आखिर ऐसा कौन सा दोस्त था जो जमीन पर गिरी केक चाटकर जमीन साफ कर देता था। भले ही रोहित ठीक एलेक्जेंडर के सामने खड़ा था, मगर हैरान होकर ने उस बच्चे से पूछा, ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो जवान से ज़मीन साफ करता है?
एलेक्जेंडर यह सवाल सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए नौकर की ओर देखकर कहा, टॉमी मेरा दोस्त है, मेरा कुत्ता है, अभी 3 साल का है। यह कहने के बाद एलेक्जेंडर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही नौकर खाली प्लेट और चम्मच उठाकर कमरे से बाहर गया, एलेक्जेंडर के फोन पर रेशमी का फोन फ्लैश होने लगा। एलेक्जेंडर ने फोन उठाते ही कहा, कहो क्या काम है? रेशमी ने कांपती हुई आवाज में एलेक्जेंडर से कहा, तुम अब तक निकले नहीं? तुमने कहा था कि तुम जल्द ही आ जाओगे। क्या तुम्हें अब तक उन लोगों ने प्लेन में नहीं बैठाया? रेशमी तेज सांसें ले रही थी। रेशमी की आवाज़ सुनकर एलेक्जेंडर ने अपने एक कान में उंगली डाल दी। रेशमी की हालत काफ़ी खराब थी। वह जल्द से जल्द एलेक्जेंडर को दिल्ली में देखना चाहती थी ताकि चिराग और उसके आदमी रेशमी को खाना दे सके। इसी वजह से रेशमी की आवाज़ फोन पर काफ़ी तेज हो चुकी थी। एलेक्जेंडर ने रेशमी की पूरी बात सुनने के बाद कहा, अरे मैं तो यहाँ पहुँच गया हूँ। एलेक्जेंडर की बात सुनते ही रेशमी ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अगर पहुँच गए हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि जैसे ही तुम दिल्ली पहुँचोगे मुझे इन्फॉर्म कर देना। एलेक्जेंडर ने इस बात का बड़ी एरोगेंटली जवाब देते हुए कहा, हाँ तो अब कर देता हूँ ना इन्फॉर्म, मैं आ गया हूँ, बस हो गई तसल्ली। रेशमी भी अच्छी तरह जानती थी कि एलेक्जेंडर के साथ आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं था। रेशमी ने एलेक्जेंडर से कहा, तुम प्लीज़ मेरे लिए खाना भिजवाओ, मैं 5 दिन से भूखी हूँ। रेशमी की आवाज़ फ़ोन पर काफ़ी तेज हो गई थी। आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वह अब और ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एलेक्जेंडर ने अपने कान से फ़ोन को थोड़ा दूर करते हुए रेशमी से कहा, ठीक है, लेकर आता हूँ। तुम तो टॉमी से भी ज़्यादा तेज आवाज़ निकाल सकती हो। एलेक्जेंडर को रेशमी के साथ बात करते हुए सुनकर रोहित की घबराहट और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। जिस तरह से एलेक्जेंडर ने रेशमी से बात की थी, उससे एक बात साफ थी कि एलेक्जेंडर सभी के साथ इसी तरह बात करता था और हो सकता है एलेक्जेंडर अनिका के साथ भी इसी तरह का बर्ताव करे। फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के बाद एलेक्जेंडर ने फ़ोन को वहीं टेबल पर रखा और रोहित की ओर देखा। रोहित की आंखों में आंखें डालकर एलेक्जेंडर कुछ सोचने लगा। एलेक्जेंडर को देखकर रोहित को ऐसा लगा कि अभी एलेक्जेंडर शायद रोहित से पूछेगा कि रेशमी कहाँ थी और वह उससे मिलना चाहता था। मगर तभी एलेक्जेंडर के मुंह से एक बात सुनकर खुद रोहित भी हैरान हो गया। एलेक्जेंडर ने रोहित से कहा, अच्छा मुझे यह बताओ कि मैं कहाँ रहूँगा, मेरा कमरा कौन सा होगा और सबसे ज़रूरी बात, मेरे कमरे में क्या क्या होगा। शायद ज़िंदगी में पहली बार रोहित के साथ किसी ने इस तरह की बात की थी। एलेक्जेंडर और रोहित की बात अगर कोई सुन ले तो शायद उसे ऐसा लगे कि एलेक्जेंडर किसी होटल के स्टाफ के साथ बात कर रहा था और होटल के मैनेजर को एक अच्छा सा कमरा दिखाने का हुक्म दे रहा था। रोहित जानता था कि अब घर आए इस मेहमान की असलियत पता चलने से पहले रोहित को उसका हर हुक्म मानना पड़ेगा। इससे पहले कि रोहित नौकरों को बुलाकर एलेक्जेंडर को अपना कमरा दिखाता, मारवा हाउस के पार्किंग लॉट में अनिका की कार एंटर हुई। अनिका ने कार को तेजी से ब्रेक मारी और गाड़ी को बिना लॉक किए ही कार से उतरकर अंदर की ओर जाने लगी। पार्किंग लॉट में खड़े हुए गार्ड ने जैसे ही देखा कि अनिका तेजी से मारवा हाउस के अंदर जा रही थी, तो वो लोग दौड़कर अनिका की कार के पास पहुंचे और कार का दरवाज़ा बंद किया। अब तक मारवा हाउस के सारे सिक्योरिटी गार्ड यह समझ चुके थे कि अनिका के आते ही सारे गेट खुल जाने चाहिए और अनिका को बिना रोक टोक किए मारवा हाउस के अंदर आने देना चाहिए। अंदर कमरे में बैठे रोहित को जब पता चला कि अनिका मारवा हाउस में दाखिल हो चुकी है, तो उसके चेहरे का घबराहट
और भी ज़्यादा बढ़ गई। रोहित के मन में घबराहट की दो वजह थी। एक कि रोहित यह जानना चाहता था कि आखिर एलेक्जेंडर को जन्म देने वाली माँ कौन थी, रेशमी या अनिका। और दूसरी घबराहट एलेक्जेंडर का बर्ताव था। एलेक्जेंडर जिस तरह से बाकी बड़ों से बात करता था, अगर उसी तरह से एलेक्जेंडर ने अनिका के साथ बात की तो हो सकता था कि अनिका एलेक्जेंडर के साथ साथ अपना गुस्सा रोहित पर भी उतार दे। वैसे अनिका बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर अपने बॉयफ्रेंड से नाराज हो जाएगी और उस पर चीखने चिल्लाने लगे। अनिका को गुस्सा करने का स्टाइल कुछ और ही था। अगर अनिका को रोहित की कोई बात पसंद नहीं आती थी तो कई कई दिनों तक रोहित के साथ कम्युनिकेशन बंद कर देती थी और अनिका की यही चुप्पी रोहित के मन में ज़्यादातर घबराहट पैदा करती थी। जब अनिका का नाम सुनकर रोहित अपनी जगह से उठकर तेजी से बाहर जाने लगा तो अचानक रोहित के कानों पर एक सीटी की आवाज़ सुनाई थी। रोहित ने जब हैरान होकर मुड़कर पीछे देखा तो एलेक्जेंडर अपनी जगह पर बैठा हुआ था, रोहित को देखकर सीटी बजा रहा था। रोहित ने हैरान होकर एलेक्जेंडर से पूछा, यह क्या कर रहे हो तुम? तभी रोहित की ओर देखकर एक आंख मारते हुए एलेक्जेंडर ने कहा, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या आपके घर में कोई टाइगर घुस आया है? यह कहने के बाद एलेक्जेंडर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। इससे पहले कि रोहित एलेक्जेंडर को कुछ कहता या कुछ समझाने की कोशिश करता, रोहित ने देखा कि अनिका सीधे एलेक्जेंडर के कमरे के अंदर आ गई थी। पहले रोहित ने यह सोचा था कि वह एलेक्जेंडर को लेकर बाहर लिविंग रूम में अनिका से मिलवाएगा, मगर शायद अनिका ने पहले ही नौकरों से पूछकर यह जान लिया था कि रोहित और एलेक्जेंडर कहाँ बैठे थे। अनिका को रोकना घर के किसी नौकर के बस में नहीं था। जैसे ही अनिका कमरे में आई, अनिका कुछ देर तक एलेक्जेंडर को देखती रही। एलेक्जेंडर अपनी ही धुन में यहाँ वहाँ देखता रहा। एलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जानबूझकर अनिका से आंखें नहीं मिला रहा था। रोहित के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। आखिर वह घड़ी आ गई थी कि जब एलेक्जेंडर और अनिका का आमना सामना होने वाला था। रोहित ने एलेक्जेंडर को इशारा से अपने पास बुलाया। पहले तो एलेक्जेंडर ने यहाँ वहाँ देखा और फिर अपने आप की ओर इशारा करते हुए रोहित से पूछा, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? रोहित ने एलेक्जेंडर को आंखें दिखाकर अपने पास आने का इशारा किया। एलेक्जेंडर अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर पांव पटकते हुए रोहित के पास आया। रोहित ने एलेक्जेंडर को कंधे से पकड़कर अनिका की ओर घुमाया और कहा, क्या तुम इन्हें हाय नहीं करोगी? रोहित की आवाज़ सुनते ही एलेक्जेंडर मुड़कर रोहित को ऊपर की ओर देखने लगा और फिर अचानक ही एलेक्जेंडर ने रोहित से पूछा, क्या यही है वो टाइगर आंटी? एलेक्जेंडर की यह बात सुनकर कमरे में मौजूद सारे लोग बिल्कुल शॉक हो गए। रोहित के साथ साथ आसपास खड़े एक दो नौकर भी एलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर फटी हुई आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने हैरानी से रोहित की ओर देखकर पूछा, टाइगर? यह मुझे इस तरह क्यों बुला रहा है? क्या तुमने इसे मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन दिया है? इससे पहले कि रोहित इस बात का कोई जवाब दे पाता, एलेक्जेंडर ने अनिका की ओर देखकर कहा, हाँ, अभी अभी इन्होंने मुझसे कहा है कि एक आंटी अंदर आएगी, बिल्कुल टाइगर की तरह गुस्सा सवार रहता है उनके सर पर। एलेक्जेंडर की इस हरकत को देखकर रोहित के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बच्चा क्या चीज़ है। अनिका की आंखों में रोहित के लिए हैरानी और गुस्सा दोनों नजर आ रहा था। रोहित इस वक्त कुछ भी एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही एलेक्जेंडर ने ऐसा बम क्यों छोड़ दिया जिससे
लगी आग को बुझाना रोहित के लिए बेहद मुश्किल था, मगर अलेक्जेंडर की बात सुनकर अनिका के मन में कहीं न कहीं यह बात भी चलने लगी थी कि अनिका ने यह आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। अलेक्जेंडर के बोलने की तरीका अनिका को कुछ जाना पहचाना लग रहा था। इससे पहले कि अनिका अलेक्जेंडर के साथ बात करना शुरू करती, अनिका का फ़ोन रिंग होने लगा। अनिका ने देखा कि राजलक्ष्मी उसे कॉल कर रही थी। कुछ देर तक फ़ोन की ओर देखने के बाद अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका आंखों के इशारे से उसे क्या कहना चाहती थी। इसका आगे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।